नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदित्य। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल प्रातः दर्पण न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। दरअसल आज गणतंत्र दिवस है। इस अवसर पर हमारे स्टूडियो में छावनी विधानसभा के विधायक और पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर GS धर्मेश मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका प्रातः दर्पण न्यूज के स्टूडियो में। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर आप स्टूडियो में आए हैं। राजनीतिक सफर की अगर बात कर ली जाए तो कैसा सफर अब तक आपका रहा? क्या क्या चुनौती आपको यहाँ पर देखने को मिली? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो अपना राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस है, इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर मैं अपनी तरफ से अपने प्रदेशवासियों को, आगरावासियों को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूँ। मेरा जो जन्म हुआ वो आगरा ज़िले की जो खैरागढ़ तहसील है, खैरागढ़ तहसील में एक गांव है बरुआर, वहाँ मेरा जन्म हुआ। और मेरी प्रारंभिक जो शिक्षा है जो एक सरकारी प्राइमरी स्कूल था है, उस प्राइमरी स्कूल में मेरी जो शिक्षा हुई, प्रारंभिक शिक्षा। और मेरे को परिवार से बहुत सपोर्ट मिला। मेरे चाचा जी जो थे वो उस समय उन्होंने शुरुआत में जब मैं स्कूल जाना प्रारंभ किया तो उन्होंने मेरे को काफ़ी सहारा दिया, उन्होंने पढ़ाया। तो मैंने कक्षा 1 और कक्षा 2 मैंने एक ही साल में पास किए जी। उसके पश्चात जो कक्षा 5 में जब पहुंचा तो उस समय जो कक्षा 5 की जो परीक्षाएं होती थी जी, जो डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल लिया करते थे जी, DIOS, तो वहाँ कागारोल एक कस्बा है और बड़ा कस्बा है, वहाँ एक जूनियर हाई स्कूल था। तो उसमें 8 स्कूलों के बच्चे, प्राइमरी स्कूलों के बच्चे परीक्षा के लिए बुलाए गए थे। और वो 2 दिन जब परीक्षा चली थी, उस परीक्षा में मैंने वहाँ पर सेंटर टॉप किया था जी। सबसे हाईएस्ट मार्क मुझे मिले थे। और उससे मेरे का पढ़ने के प्रति मेरा जो एक क्रेज था जो बढ़ता चला गया। और उसे 6वीं क्लास से लेकर के इंटर तक मेरी जो शिक्षा जो हुई वो एक SMDD इंटर कॉलेज है, श्री महात्मा दूधाधारी इंटर कॉलेज, ये आगरा से जगने रोड पर ये कागारोल से आगे स्थित है। वहाँ पर मेरी इंटरमीडिएट तक ये परीक्षा हुई, तो मेरी स्टडी हुई वहाँ पर अध्ययन हुआ जी। मैंने 6th साल से लेकर के और 6th, 7th, 8th, 9th चारों क्लासेस में मेरी हमेशा फर्स्ट पोजीशन आती रही है। और 1968 में मैंने हाई स्कूल की परीक्षा दी और उस हाई स्कूल की परीक्षा में मैंने फर्स्ट डिवीज़न, मैंने हाई स्कूल की परीक्षा जो मेरी पास हुई थी। इंटरमीडिएट की भी परीक्षा भी मेरी प्रथम श्रेणी में मैंने पास किया उसको। मैं जानता भी नहीं था कि CPMT क्या होती है जी। यहाँ ये बताना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी कि जब इंटरमीडिएट की जो परीक्षा जब मैंने दी तो मेरा एक मित्र है, मेरे गांव का ही था, नाम लेना भी मैं उचित समझूंगा, मिस्टर दीपचंद। उसकी फर्स्ट ईयर में शादी हो चुकी थी जी। तो जब परीक्षा हो गई तो वो मेरे से बोला चलो हम जो आगरा घुमाते हैं। और मेरे वहाँ पर आगरा में एक रिलेटिव रहते हैं, उनके पास हम जो चल रहे हैं और आज चल रहे हैं, कल लौट के आ जाएंगे। तो मैं आगरा आया उसके साथ में, साइकिल से हम दोनों आए थे। तो दूसरे दिन जब हम वहाँ से लौट रहे थे तो आगरा यूनिवर्सिटी बीच में पड़ी थी। तो आगरा यूनिवर्सिटी के गेट पर बहुत भीड़ लगी थी। हम जब साइकिल से उस समय पैदल निकले थे तो मेरा जो मित्र दीपचंद बोला कि अरे ये यहाँ पर भीड़ क्यों लगी है जी। तो मैंने उससे कहा कि अगर भीड़ लगी है तो लगा रहने, तो कोई दिक्कत नहीं है। बोले नहीं, बोला तुम साइकिल पकड़ो
और मैं देख कर के आता हूँ ये क्या है। जी थोड़ी देर बाद जब वो लौट के आया तो उसने बताया कि यहाँ पर जो पीएमटी के फॉर्म मिल रहे हैं। जी तो मैंने कहा कि मिल रहे होंगे तो मिलने तो चलो गांव चलते हैं। बोला नहीं नहीं तुम जो रुको जाए, मैं फॉर्म लेके आ रहा हूँ। तो आगरा यूनिवर्सिटी में वो अंदर गया, 5 रुपये में वो उस समय फॉर्म की कीमत थी। जी 5 रुपये में वो फॉर्म लेकर के आया और मैं अपने उस साथी को बहुत ही क्या कहूँ, उसके लिए कितना आभार व्यक्त करूँ। उसने वो पीएमटी का फॉर्म खुद नहीं भरा, मेरे से भरवा दिया था। और मैं पहली बार जब पीएमटी में बैठा और मैं पहली बार में ही पीएमटी में मैं सेलेक्ट हो गया। जी पहले तो उस मित्र को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि फॉर्म वो लाया था, मुझसे भरवा दिया, मैं सेलेक्ट हो गया। और आई वाज द फर्स्ट स्टूडेंट फ्रॉम दैट इंटरमीडिएट कॉलेज। जी मैं पीएमटी में सेलेक्ट हुआ था। उससे पहले कोई पीएमटी में कोई भी छात्र उस इंटर कॉलेज से सेलेक्ट नहीं हुआ था। तो वो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और स्कूल के भी जो इंटर कॉलेज था जो उसके लिए भी बहुत सौभाग्य की बात थी। अध्यापकों में काफ़ी खुशी भी हुई। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरा पीएमटी में सिलेक्शन हो जाएगा। मैं तो आगरा कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म ले आया था। जी तो मेरे को अपने वहाँ से टीसी लेनी थी। जी उस इंटर कॉलेज से टीसी लेनी थी। तो मैं टीसी लेने के लिए मैं तो प्रिंसिपल की ऑफिस में अंदर गया था, लेकिन मेरे मित्रों को जो मेरा सीपीएमटी का रोल नंबर याद था यार, तो उन्होंने वो उसी दिन परिणाम निकला वो। तो जो रोड स्कूल अंदर था, रोड पे जाए जी, और जब अखबार में मेरा रोल नंबर मेरे साथियों ने देखा जी जी, तो उन्होंने बताया कि अरे तुम्हारा तो पीएमटी में सिलेक्शन हो गया, तुम काय के लिए यहाँ से टीसी ये सब ले रहे हो जाए। जी जी, तो उस समय मुझे गर्व हुआ जब समय। और मैं आपको बता दूं कि उस समय मेरा फिजिक्स पर, केमिस्ट्री पर बहुत अच्छा कंट्रोल था जी। और यहाँ भी मैं ये बताना भी उचित समझूंगा जी कि जैसे ड्यूरेक्स पेन से, जी, पहले ड्यूरेक्स पेन आया करते इंक वाले, बिल्कुल, उससे मैंने परीक्षा इंटरमीडिएट की दी थी। और इंटरमीडिएट की परीक्षा दी थी तो जब मैं पीएमटी की परीक्षा देने के लिए गया सेंट जॉन्स कॉलेज के जो सेंट जॉन्स जो डिग्री कॉलेज है जी जी, चौराहे पर, उसमें मेरा सेंटर पड़ा था। तो मैं सोचा कि इसी ड्यूरेक्स पेन को लेकर के एक ड्यूरेक्स पेन ले गया और एक हेडिंग के लिए एक मोटा सा पेन अलग से ले गया, इंक वाले पेन चला करते थे उस समय। और उसे मैं दुर्भाग्य कहूँ या सौभाग्य कहूँ, फिजिक्स का पहला पेपर पहले दिन जी, और पहले क्वेश्चन में ही पहले पन्ने पर आधा पेज में लिखवाया था ड्यूरेक्स पेन का, मेरा निब टूट गया। तो मैं तो गांव का रहने वाला था, मेरे को कोई जानकारी भी नहीं थी। वो निब टूट गया, मैं क्या करूं। वह जो परीक्षक था जाए, वो इन्विजिलेटर था जाए, मेरे इतने भी समझ नहीं थी कि उसे मैं पेन मांग लूं, जैसा वैसे से हो गया है। जो हेडिंग वाला जो पेन था मोटा वाला जी, फिर मैंने उसी से परीक्षा दी। और कुल मिलाकर के ये है कि मेरा पीएमटी में सिलेक्शन हो गया। उस समय पीएमटी थी, पीएमटी का मतलब ये था कि 8 मेडिकल कॉलेज थे उस समय जी, तो 8 यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग एग्जाम देती थी। तो बहुत सारे छात्र क्या करते थे, आगरा यूनिवर्सिटी से ही भर दिया, कानपुर से ही भर दिया, लखनऊ से ही भर दिया, मेरठ से, और ऐसे इस तरह वो भर देते थे। तो यहाँ भी भरते थे और दूसरे एग्जाम देते थे। लेकिन मैंने तो सर आगरा भरा और आगरा से पहली बार में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ। उसके बाद मेरे MBBS जो हुआ है SN मेडिकल कॉलेज आगरा में हुआ। 1970 में इंटरमीडिएट किया, उसी साल मेरा सिलेक्शन हो गया। और 1975 में मैंने MBBS करके जब पास किया है मेरा, मैंने जो उसके बाद इंटर्नशिप होती है जी, जो इंटर्नशिप मैंने की 1 साल की। और उसके बाद में मैंने फिर ऑल ये अपना डॉक्टर राम मनोहर हॉस्पिटल दिल्ली जी, पहले उसका नाम वो था जाए विलिंगडन हॉस्पिटल था जाए, तो वहाँ मैंने हाउस जॉब के लिए अप्लाई किया था जाए जी। यूपी में उसको हाउस जॉब बोलते थे, लेकिन वहाँ पर दिल्ली में उसको जूनियर रेजिडेंटशिप बोलते थे जी।
तो मैंने राम मनोहर हॉस्पिटल में मैंने अप्लाई किया। मैंने फरवरी में मैंने इंटरव्यू दिया, जनवरी में फॉर्म था, फरवरी में इंटरव्यू दिया जी। लेकिन उन्होंने रिजल्ट नहीं निकाला। रिजल्ट नहीं निकाला तो मैंने सोचा पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मैंने अपने प्राइवेट क्लिनिक ग्वालियर रोड पर जो है बंधु कटरा के पास में गोपालपुरा जगह है, वहाँ मैंने क्लिनिक खोली 1 मई को जी। 1 मई को खोली। और जैसे ही मैंने क्लिनिक खोली 10 मई को मेरे पास डॉक्टर रामलोया हॉस्पिटल से मेरे पास कॉल लेटर आ गया हाउस जॉब करने के लिए जी। तब मैं अपना जो प्रैक्टिस वहाँ से छोड़ करके मैं जो दिल्ली चला गया और डॉक्टर राम मनोहर हॉस्पिटल में उसे जनता पार्टी की सरकार थी उस समय, जनता पार्टी की सरकार बनी थी और माननीय मोरारजी देसाई जी उस समय प्रधानमंत्री बने थे जो। तो मैंने डॉक्टर राम लोहिया तो जितने भी पहले जो इंग्लिश नाम से जितने भी मेडिकल कॉलेज थे या हॉस्पिटल थे, जैसे विलिंगटन हॉस्पिटल का नाम बदल के डॉक्टर राम लोहिया हॉस्पिटल किया गया जी। और सुचेता कृपलानी ऐसे कई हॉस्पिटल के नाम मौलाना आजाद थे, इनके सबके नाम उन्होंने उस समय बदले थे। तो विलिंगटन हॉस्पिटल का नाम बदल करके डॉक्टर राम लोहिया उसे रखा था जी। वहाँ मैंने हाउस जॉब किया जाए और उस हाउस जॉब में पहले सर्जरी में मैंने 6 महीने किया और 6 महीने बाद में मैंने मेडिसिन में किया जाए। और मेडिसिन के अंदर जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे डॉक्टर माथुर थे जी। और डॉक्टर माथुर भी एसएन मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट थे वो रहे थे तो वो उन्होंने जो उस MBBS नहीं है, MBBS के पहले कोई और नाम था MBBS का जी। वो डिग्री उनके पास थी। तो उनके नेतृत्व में मैंने वहाँ पर जो है रामलोया हॉस्पिटल में मेडिसिन डिपार्टमेंट में मैंने हाउस जॉब किया और हाउस जॉब करने के पश्चात मैंने 1 साल जो ESI दिल्ली के अंदर उसमें मैंने नौकरी की और उसके बाद में फिर मैंने वो वहाँ से ESI के छोड़ करके 1980 के अंदर मैंने गोपालपुरा में आगरा में अपना खुद का क्लिनिक प्रारंभ किया। जो मैंने हाउस जॉब किया था मेरे को इतना अच्छा अनुभव वहाँ पे हुआ जी कि जब मैंने क्लिनिक खोली तो शुरुआत में मैंने बहुत मेहनत की थी जी। एक पेशेंट तो मैंने बहुत सारे उस समय ठीक किए थे लेकिन एक पेशेंट के बारे में जरूर बताना चाहूँगा। तो पास में एक COD है सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो जी। उसका एक कर्मचारी था हुकम सिंह, उसने एक नोवलजीन टैबलेट हेडेक के लिए खा ली थी जी। वो टैबलेट उसको रिएक्शन कर गई, उसे रिएक्शन कर गई तो उसके मुंह से ब्लड आ गया। जब मुंह से ब्लड आ गया तो एक डॉक्टर और था जो वो पहले उसको बुला के ले गए तो उसने जो भी इंजेक्शन वगैरह जो देने थे दिए और उसके बाद में एडवाइस कर दिया कि इनको तो तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ एसएन मेडिकल कॉलेज में, अदरवाइज तो ये बच नहीं पाएगा जी। तो उस समय ज़्यादा वाहन भी नहीं थे, वो ये सब्जी की ठेल पर रख करके किसी वाहन का इंतजार कर रहे थे रोड के किनारे। लेकिन किसी ने कहा कि नया डॉक्टर आया यहाँ पे, डॉक्टर धर्मेश है उसका नाम है और एक बार उसको पूछ लो। तो कायदा ये होता है कि भाई अगर मरीज को किसी को दिखाना है तो डॉक्टर के पास ले आओ, लेकिन वो मेरे पास लेके नहीं आए। वो बीच में रास्ते में किसी ठेल पे किसी वाहन का इंतजार कर रहे थे जी जी। जब वो उन्होंने कहा कि सर एक पेशेंट है ऐसे ऐसे चल के वहाँ पे देख लो, अगर वो ठीक हो सकता है तो आप जो है उसको जो है आप जो मतलब उसका इलाज कर दो जी। तो मैंने कहा ले आओ, वो ले जाओ सर लाने की स्थिति में नहीं है, वहीं चलो। तो वहीं मैं गया जाए क्लिनिक छोड़ करके रोड पे मैंने उस पेशेंट को देखा तो मैंने देखा उसकी पल्स चल रही थी। तो पल्स चल रही थी तो वो मेरे पास, मैंने कहा अच्छा ठीक है मेरे पास ले आओ जी। तो जो डॉक्टर राम मनोहर हॉस्पिटल में जो मैंने जो मतलब सीखा उसके आधार पर मैं बहुत ज़्यादा विस्तृत ट्रीटमेंट पे नहीं जाऊँगा जी जी जी। लेकिन एक चीज़ जरूर बताना चाहूँगा कि कोई भी ब्लड कहीं से अगर ब्लड उससे आ रहा है पेट से जी तो दवाइयों से एकदम वो नहीं रुक सकता है। लेकिन उस समय ग्लूकोज की बोतल के अंदर दूध डाल करके उसमें बर्फ डाल के जी वो दूध को एकदम चिल्ड करके जहाँ से खून निकल रहा हो अगर उसे आइस से मल दिए तो वो खून बंद हो जाता है ब्लड। जी जी जी। तो मैं नाक में जो ना वो राइट ट्यूब होती है कि वो डाली, उसके थ्रू मैंने ठंडा दूध है वो पेट में पहुंचाया। तो जिस आर्टरी से वो ब्लड निकल रहा था जी उसका मुंह जो श्रिंक हो गया जी, और जो बिल्डिंग बंद हो गई।
उसमें ब्लड वगैरह यूनिट लगी, वो अलग विषय है, लेकिन उस वजह से, उस केस की वजह से जी मेरी इतनी उस क्षेत्र के अंदर चर्चा हुई कि डॉक्टर बहुत ही योग्य है जी इसमें मेरी बहुत अच्छी प्रैक्टिस चली। जी और मैं इतना मेरे पास पेशेंट का रस रहता था कि 2-2.5 घंटे बाद पेशेंट का मेरे पास नंबर आता था, मैं टोकन बांटता था। जी जी लेकिन जब 1980 में मैंने क्लिनिक खोली थी तो उसका क्लिनिक का जो उद्घाटन, जी वहाँ एक डॉक्टर कृष्ण मिश्र कौशल थे, कांग्रेस के शिक्षा मंत्री थे उस समय, जी उन्होंने मेरी क्लिनिक का उद्घाटन किया था। तो 1984 में चुनाव हुआ जाए, तो चुनाव में उनकी स्थिति ठीक नहीं थी डॉक्टर कौशल की जी। तो उन्होंने कहा धर्मेश जी तुम्हारी थोड़ा सा परिचय ठीक हो गया है और थोड़ा सा इस बार मदद करो। जी जी तो मैंने थोड़ा सा उनकी मदद कर दी, लेकिन वो बाद में चुनाव तो जीत गए, लेकिन उसको उन्होंने की वजह से मुझे राजनीति में ले आए वो। जी 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 अरे मैं तुमको ये बनवा दूंगा, ये बनवा दूंगा, ये पद दिलवा दूंगा, तुम समझ आओ। तो धीरे 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 वो चस्का उसमें लगता गया। राजनीति की शुरुआत आपकी वहीं से? राजनीति की शुरुआत मेरी वहाँ से हुई है। जी जी तो ये सब चलता रहा। तो 1989 में जी 89 के अंदर नगर पालिका थी, नगर महापालिका आगरा। जी तो उसका चुनाव जो है मैं जो लड़ा जाए, और उसमें 40 वार्ड थे, एक वार्ड से 2 पार्षद हुआ करते थे, सभासद हुआ करते थे। जी और मैं उसमें भी अपने को भाग्यशाली समझूंगा जी कि मैं आगरा में जितने 80 कॉर्पोरेटर बने, आई वाज द रिकॉर्ड विनर ऑफ इन दैट ईयर, सभासद जी सबसे रिकॉर्ड वोटों से मेरी जीत उस समय हुई थी। जी वो सिलसिला आगे चलता गया, और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने 2000 मेरे पार्टी में आने के बाद में पार्टी में जो सदस्यता होती है, पहले जी। 2 बार सदस्यता प्रमुख रहा, 2 बार महामंत्री रहा, बीजेपी का उपाध्यक्ष रहा, प्रदेश में भी में उपाध्यक्ष रहा अनुसूचित मोर्चे का जो। लेकिन 2012 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विधायक का टिकट दिया, और टिकट देने के बाद में मैं उस समय मात्र 4-4.5 हज़ार वोटों से मैं हार गया था। जी मैंने चुनाव इतनी गंभीरता से लड़ा था, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं चुनाव हार कैसे गया। मैंने उसको अध्ययन किया, और मेरे को जानकारी में बाद में आया चुनाव हारने के बाद में जी कि जो जीता था उस समय बीएसपी का जो कैंडिडेट जीता था, जी उसने 30,000 वोट जो बाहर से राजस्थान से लाके जी 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 मेरी छावनी विधानसभा में उसने बढ़वाए थे। तो मुझे लगा ये वोट कैसे बढ़ गए और कैसे कटे हैं, इसमें मैंने अध्ययन किया। जी और अध्ययन करने के बाद जिन बूथों पे मैं हारा था, उसकी हिंदी की अल्फ़ाबेटिकली जो बोला एक मतदाता सूची होती है, जी जी फोटो रहे थे, उसके हिसाब से मैंने कम से 176 बूथ थे, उनकी मतदाता सूची निकाली, उसका अध्ययन किया जी जिन बूथों में हारा था ये। बिल्कुल। और हारने के बाद जब मैं अध्ययन किया तो मैंने देखा कि उसमें एक एक बूथ पर कम से कम 2-2 से 2.5 से वोट फर्जी थे, बसपा वाले ने बनवाए। बिल्कुल। तो मैंने उसकी टैबुलेशन करने के बाद करीब 20 बूथ मैंने छांटे, वैसे 176 बूथ थे, 20 बूथ छांटे मैंने, और उसका एक टैबुलेशन करके जी उस समय मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे उत्तर प्रदेश के, मिस्टर सिन्हा थे, उमेश सिन्हा जी। मैंने उनसे टाइम लिया 3-4 दिन कहने के बाद में बड़ी मुश्किल से टाइम मिला जी। और मैंने उनको बताया कि देखिए इतने फर्जी वोट जो है मेरी विधानसभा के अंदर हैं जो और 30,000 हैं, लेकिन सैंपल के रूप में आपके पास सिर्फ बूथों का लेके आया हूँ। उन्होंने मेरे उस काम को देखा, देखने के बाद में इतने वो प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा कि मिस्टर धर्मेश, यू आर द फर्स्ट पर्सन इन माई होल सर्विस लाइफ जी who find out double and false vote after defeating the election। मेरे जीवन में तुम पहले ऐसे व्यक्ति हो मेरे होल सर्विस लाइन में कि जो चुनाव हारने के पश्चात है जिसे मतदाता सूची का अध्ययन किया और इतने फर्जी वोट है। आई विल एश्योर यू, मतलब मैं जो जितने फर्जी वोट है मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, वो सारे वोट जो मैं कटवाऊंगा। उसके पश्चात मैंने पूरे 176 बूथ का पूरा बंडल बना के उनके पास ले गया जी। उन्होंने मेरी मदद की, जांच करवाई और 30 के 30,000 वोट है वो से डिलीट हो गए। फिर पार्टी ने मुझे 2017 में मुझे मौका दिया, दोबारा टिकट दी जी। और टिकट देने के बाद में मैं फिर 67,000 वोटों के नहीं 56,000 वोटों के अंतर से जीता। फिर बिल्कुल
जिसने मुझे हराया था फर्जी वोटों से, मैंने उसी को 56,000 वोटों के अंतर से हराया 2017 के। बहुत बड़ी मात दी थी। फिर मैंने उसको हराया जी। और जीतने के बाद में फिर विधायक बनने के बाद में फिर पार्टी ने मुझे समाज कल्याण राज्य मंत्री मेरे को 2019 में समाज कल्याण राज्य मंत्री मुझे बनाया जी। और राज्य मंत्री बनने के बाद में मैंने पब्लिक की सेवा की। 2022 में फिर पार्टी ने मुझे टिकट दिया और टिकट देने के बाद में मैं दूसरी बार उसी छावनी विधानसभा से विधायक बना गया। तो छावनी विधानसभा एक ऐसी सीट है, ये वीआईपी सीट है, यहाँ पर ताजमहल भी है, लाल किला भी है, एक स्टार से लेके 7 स्टार तक सारे होटल हैं यहाँ पर, जिला अस्पताल है, यहाँ पर डीएम, कमिश्नर, एसएसपी, अभी तो कमिश्नरेट हो गया है, सारे अधिकारियों के ऑफिस और निवास मतलब मेरे विधानसभा के अंदर है। जिला अस्पताल मेरी विधानसभा के अंदर है, एकलव्य स्टेडियम मेरी विधानसभा के अंदर है। एक अच्छी विधानसभा है, लेकिन मैंने इस 7 साल के पीरियड में 6 साल के पीरियड में इतने विकास कार्य कराए हैं कि वो जिंदगी में कभी नहीं हुए थे। उससे पहले के जो जनप्रतिनिधि रहे थे वो क्या करते थे, अपनी विधायक निधि का सारा पैसा जाए स्कूलों में दे दिया करते थे। 50% में उनका सौदा होता था जी। लेकिन मैंने अपनी विकास निधि का एक रुपया मैं जमीन पर लगाया, जनता उससे प्रसन्न हुई और प्रसन्न होने का मतलब फिर मेरे को 56,000 वोटों के अंदर से फिर अब मैं 40,000 वोटों के अंतर से फिर 2022 में जीता हूँ। तो ये मेरा राजनीतिक सफर है। तो विधायक जी, जब आप इतने अव्वल थे पढ़ाई में, बचपन से काफ़ी अव्वल थे आप, जब आप राजनीति में आए, अब आप राजनीति में भी हैं और पेशे से डॉक्टर भी हैं, क्या अंतर लग रहा है आपको राजनीति में और डॉक्टर में? देखिए, दोनों ही समाज सेवा है। अब ये दुर्भाग्य कहूँ या सौभाग्य कहूँ, जो डॉक्टर के नाते वो राजनेता मेरे संपर्क में आए, क्लिनिक का उद्घाटन किया, शायद वो क्लिनिक उद्घाटन नहीं करते तो मैं शायद डॉक्टर ही रहता है जी। और दूसरा पीएमटी में सिलेक्शन नहीं होता तो हो सकता है कि मैं तो हाँ, एक चीज़ मैं और भी बताना चाहूँगा, महत्वपूर्ण बात थी जी। मैंने हाई स्कूल के अंदर मेरी जब फर्स्ट डिवीज़न आई थी उसमें बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा मेरे नंबर थे जी। तो मैं फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने गया था तो वहाँ पर मैंने इंटरमीडिएट में मैथ से ज़्यादा भर दिया था लेकिन जो एग्जामिनेशन का जो उसका इंचार्ज था एडमिशन का, वो बायोलॉजी का टीचर था जो फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में जो बायोलॉजी पढ़ाता था जी। तो उन्होंने मार्कशीट देखी तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा नंबर हैं और बायोलॉजी में ज़्यादा नंबर होने की वजह से तुम्हारी फर्स्ट डिवीजन आई है, तो तुम बायोलॉजी क्यों नहीं ले रहे थे? बिल्कुल। तो मैंने कहा सर बायोलॉजी भर दीजिए। तो मैंने मैथमेटिक्स से काट दिया, बायोलॉजी भर दी। तो मैं उन इंद्रमान सिंह तोमर से टीचर का नाम था, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने सही समय पर मेरे को जब बायोलॉजी भरवा दी तो बायोलॉजी भरने से मैं डॉक्टर हो गया। तो मैं उनको भी आज मैं याद उनका करता हूँ श्रद्धापूर्वक। इंद्रमान सिंह तोमर उनका जो नाम था जी। तो बहुत सारे ऐसे लोग, एक अपने छात्र का मैंने अपने बताया कि जो मेरा सहपाठी था मिस्टर दीपचंद, कुछ ऐसे क्षण आए कि ईश्वर मेरे उस हिसाब से रास्ता मेरे लिए बनाता गया और मैं जैसे राजनीति में। और विधायक जी, अगर राजनीतिक सफर की बात कर ली जाए अब तक की, तो कितनी आपको कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा? अगर प्रतिद्वंदी की बात की जाए तो किस तरीके से आपने लड़ाई लड़ी यहाँ तक? देखिए, ऐसा है कि राजनीति एक कठिन वो है, कहना चाहिए ये कठिन है, लेकिन आप ये मैंने ये सोचा कि जो आदमी काम करता है, लगन से काम करता है, जो पार्टी का काम दिया मैंने लगन से काम किया जाए। 2 बार पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को सदस्यता प्रमुख बनाया था जी। तो दोनों बार मैंने ब्रज क्षेत्र में 1 नंबर पर सदस्यता की थी और मुझ जैसे व्यक्ति को आज मैं अपने जो संगठन मंत्री थे उस समय रामप्यारे पांडे जी, तो उस समय विजयदत्त पालीवाल को अध्यक्ष और मेरे को महामंत्री लखनऊ से ही घोषित करवाया था जी। होता ये है जो अब तक जो परंपरा है कि भाई अध्यक्ष बनता है, अध्यक्ष अपनी कमेटी घोषित करता है, उसमें महामंत्री उपाध्यक्ष जो भी बनाना उसे बनाता है जी। लेकिन रामप्यारे पांडे जी मेरी सदस्यता से इतने प्रसन्न थे जी कि उनको ये लगा कि लड़का जो होनहार है, मेहनती है और पता नहीं इसको कोई बाद में महामंत्री बनाएगा नहीं बनाएगा जाए। तो उन्होंने अध्यक्ष और महामंत्री दोनों लखनऊ से माननीय कलराज मिश्र जी, जो इस समय उसके राजस्थान के गवर्नर हैं जी, वो समय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के,
तो वहीं से मेरे को अध्यक्ष महामंत्री हम दोनों की घोषणा हुई थी। जी विनायक जी, जब आप द्वारा चुनाव जीत करके आए थे छावनी से, तो क्या लगता था कि आपको द्वारा राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा या फिर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा, ये क्या आपने सोचा था? देखिए, आशा तो होती है और ऐसा मेरा सोच था ये, लेकिन कुछ राजनीतिक घटनाक्रम ऐसे हुए जी, अब थोड़ा सा मैं कहूँ ना कहूँ जाए, अब एक ग्रामीण विधानसभा से दूसरे विधायक बने जी, और उस नाते उनको मंत्री बना दिया गया जी। तो एक ही समाज से, एक ही जिले से दो व्यक्तियों को नहीं बनाया जा सकता था, उनको मंत्री बना दिया, तो उस नाते मेरा नाम उसमें से कटा जाए। अंतिम क्षण तक मेरा नाम था, लेकिन जो भाग्य में होता है वही होता है, और ईश्वर आगे क्या करेगा, जो ईश्वर के ऊपर मैं तो वो करता हूँ जो कर्म किए जा, बस हम जो भी है कर्म करता हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ और जनता की समस्याओं का समाधान करता हूँ। फ़ोन सबके अटेंड करता हूँ, फ़ोन जिसका नहीं करता उस बाद में कॉल बैक भी करता हूँ जय। तो इस वजह से मैं जनता के बीच का, जनता का आदमी हूँ, जो ज़मीन पर रहने वाला व्यक्ति हूँ। मंत्री रहा तब भी, विधायक रहा तब भी, और नहीं रहा तब भी, हमेशा अपने को मैंने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समझ के मैंने काम किया। विनायक जी, विपक्षियों की अगर चुनौती की बात की जाए तो उसका सामना कितनी कठिनाइयों के साथ आपने किया? देखिए, ऐसा है, विरोधी तो स्वतः ही विरोध, मतलब जो विपक्षी पार्टियां हैं, ये तो इनकी जो कार्यप्रणाली है, ये उसकी वजह से ये स्वयं ही खत्म हो गई हैं जी। जो बहन मायावती थी, जो अपनी बसपा की सुप्रीमी थी, उनका जो कार्यप्रणाली थी कि पैसे आधारित, पैसे लेकर के टिकट लेना, ये करना, ये सब जो जी जी, तो उसकी वजह से वो धीरे धीरे उनका जो ग्राफ अपने आप नीचे होता चला गया, और आज ये स्थिति है कि पूरी विधानसभा के अंदर मात्र एक विधायक है जी, बसपा का जी, उमाशंकर सिंह, वो भी सिर्फ अपनी मतलब उस पर छवि पर वो व्यक्ति वो जीत के आया है, क्योंकि उसकी क्षेत्र की जनता ये कहती थी कि भाई विधायक तो उमाशंकर सिंह जी, लेकिन मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी। तो इस वजह से बसपा तो ऐसे खत्म हो गई। और दूसरा वही है परिवारवादी वाली, वो जातवादी पार्टी थी जी, ये परिवारवादी मतलब परिवारवाद वाली पार्टी है जी। इनके टाइम पर जितना गुंडागिर्दी हुई, जितना जो भ्रष्टाचार था जाए, जितना गुंडा और भय मुक्त जो भय जनता में व्याप्त था जाए, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश की छवि बहुत खराब हो गई थी। माफियाओं का जंगला, पुलिस पिटती थी आए दिन जाए, ये माहौल था जाए। तो 2017 से पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था, न गुंडाराज न भ्रष्टाचार, अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उस नारे पर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार 2017 में अपने परम श्रद्धेय लोकप्रिय मुख्यमंत्री और दृढ़ निश्चयी मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री, उनके नेतृत्व में ये सरकार बनी। और वो जो केंद्र में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी, हमारी ये जो इनकी जो दोनों सरकारों की जो कार्यप्रणाली है, ये गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के, जिनको कभी ये वंचित समाजों का भी सुविधाओं से वंचित रहता था, कोई ध्यान नहीं देता था इनकी तरफ से। और ये किसान हैं, उनकी सबको ये हित में लेकर के इन्होंने काम किया। गरीबों को उन्होंने आवास दिए, पहले भी आवास बनते थे, सरकारी एजेंसियां पहले मकान बनाती थी, तो वो मकान या कब्जा लेने से पहले ही जर्जर हो जाते थे। बसपा के शासन में कालिंदी बिहार में मकान बने थे जी, लेकिन आज का तो कोई रहने नहीं गया, उससे पहले भी मतलब टूट फूट गए, सब बुरी हालत हो गई। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने खुद उनको 2.5 लाख रुपया उनको खुद उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया, और ट्रांसफर करने के बाद में खुद उन्होंने एक मजबूत मकान उन्होंने अपने लिए बनाया है, जिससे उनका खुद का और आगे उनके परिवार के लोग उसमें अच्छी रह सकें। तो लगे 12 करोड़ मकान पूरे इस देश के अंदर बने हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी बहुत सारे मकान बने हैं। तो गरीबों को जिनके ऊपर झोंपड़ी है, कुछ रहने को नहीं था, मकान चुचाते थे, झोंपड़ी पड़ती थी, थोड़ी सी जगह में इतने लोग कराने गए थे, उनको जो है ये सारा दे करके मोदी जी ने उनको जो पूरा आवास दिया है। उज्ज्वला योजना के अंदर गैस के कनेक्शन दिए। कोई सोच नहीं सकता कि गरीब पहले जब टेलीफोन और ये गैस चूल्हा किसी के घर में होता था तो एक बहुत बड़ा आदमी माना जाता था जब उसको, लेकिन मोदी जी ने इन सबको सुविधाएं घर घर तक ये पहुंचा दी। और शौचालय
हमारी बहन बेटियां सुबह खुले में शौच में जाती थी, घटनाएं होती थी उनके साथ में जाए, तो वो भी खत्म हुआ जाए। 3 साल से महीने में 2 बार फ्री राशन, जो गरीबों को इनको सबको राशन जब मिल रहा है, तो जो जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो टिका है, तो इसी वजह से समाजवादी पार्टी और ये सब अन्य पार्टियां ये समाप्त होती जा रही हैं। और इनका रहता है कि ये तो अपने परिवार के लिए काम करते हैं, ये जनता की भलाई के लिए कोई काम नहीं करते। जी विधायक जी, अंतिम सवाल के साथ कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। भर्ती, महंगाई, बेरोजगारी और भारत जोड़ो यात्रा, इन 3 पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, अभी पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में आप ये देखें तो उत्तर प्रदेश, उसमें हिंदुस्तान के अंदर सबसे कम महंगाई है। पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखिए, आज हमारे पड़ोसी यह देश है पाकिस्तान, जब तक कांग्रेस मजबूत रही हिंदुस्तान में, तब तक यह पाकिस्तान आबाद रहा है। आज कांग्रेस की स्थिति इतनी बुरी हो गई है, दयनीय हो गई है कि तो इस वजह से पाकिस्तान की भी स्थिति दयनीय हो गई, खाने के लाले पड़ रहे हैं। तो इस वजह से जो है अपना जो नेतृत्व है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने जो देश को आगे रख करके, जिस देश को जिस विश्व में पूरे विश्व के पटल पर जिसका नाम जिसने रोशन किया है जी, एक भारत की एक पहचान बनी है, और प्रधानमंत्री खुद एक विश्व के नेता, ग्लोबल लीडर के रूप में जो उभरे हैं, उसकी वजह से आज विश्व के जो भारत की एक अलग से जो पहचान बनी है। तो इस वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी का जो भविष्य बहुत उज्जवल है। 24 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और आगे 27 में उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे, तो उसमें भी पुनः जाए भारतीय जनता पार्टी। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस लगातार दम कर रही है, कह रही है 2024 क्या कहेंगे अंतिम सवाल के बाद? देखिए, ये आपने एक भारत जोड़ो यात्रा का आपने ये प्रश्न किया है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, और देश के आज़ाद होने के तुरंत पश्चात जो पाकिस्तान के अंदर जो कबायली थे, जो पूरा ये जो कश्मीर है पहले हिंदुस्तान के अंदर था जो पूरा, लेकिन वहाँ के पाकिस्तान के कबायलियों ने कश्मीर को कब्जा करने के लिए, पूरा कब्जा करने के लिए ये कश्मीर पर अटैक कर दिया जाए। उस समय राजा हरि सिंह वहाँ के राजा थे, और शेख अब्दुल्ला, वहाँ पर जब ये लड़ाई चल रही थी, तब राजा हरि सिंह ने, देश के प्रधानमंत्री थे उस समय जवाहरलाल नेहरू, उनसे ये कहा कि आप फौज भेजिए। राजा हरि सिंह ने ये कहा कि आप फौज भेजिए, कबायली आ रहे हैं यहाँ पर। लेकिन राजा हरि सिंह की बात को जो जवाहरलाल नेहरू ने इग्नोर कर दिया। लेकिन सरदार पटेल ने उस समय, तुम क्या कर रहे हो, ये गलती कर रहे हो, वहाँ तुरंत आज जब फौज भेजो। तब ये सरदार पटेल जी के कहने से वो वहाँ पर जब फौज भेजी, फौज ने अगर वहाँ पे सब जितने कबायली थे वो उनको सबको वहाँ से खदेड़ दिया। 2/3 जो कश्मीर था अपने अंदर आ गया। अब ये 2 दिन और अगर ये लड़ाई चलती तो पूरा कश्मीर हिंदुस्तान के अंदर में होता। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर जाकर के सीज फायर की घोषणा कर दी। अगर ये वो सीज फायर नहीं हुआ होता तो पूरा कश्मीर ये हिंदुस्तान के अंदर में होता। तो देश तोड़ने का काम किसने किया? ये कांग्रेस ने किया। ये अगर ऐसा नहीं होता तो मैं समझता कश्मीर समस्या जो नासिर बनी हुई थी अब तक, ये जैसे मोदी जी ने एक मतलब चमत्कारिक एक उसके अंदर बदलाव किया है, वहाँ की परिस्थिति को बदला है, धारा 370 हटा करके। तो ये जो है तो देश को तोड़ने वाले आज ये कहते हैं कि अब जो भारत जोड़ने की आप बात ये कर रहे हैं। तो इस वजह से वो उनके जो नेता है राहुल गांधी, उनमें खुद इतनी समझ नहीं है कि हम ये क्या बोल रहे हैं। जब ये बोलते हैं उनके बुद्धि काम नहीं करती। एक उनका जुमला मैं बता देता हूँ कि इस हिंदुस्तान के नौजवानों में इतनी ताकत है कि वो देश को भी बदल सकते हैं। मतलब हिंदुस्तान में देश में फर्क ही नहीं समझ रहे, क्या कह रहे हैं। इस देश का हिंदुस्तान, उसमें इतनी ताकत है कि ये देश की यह भाग्य तस्वीर बदल सकते हैं। ये उनका जो इतना सोच, ये क्या बोल रहे हैं जो अपने प्रधानमंत्री घोषित करना चाहते हैं, अपने बनना चाहते हैं, उन्हें समझ नहीं है। तो ये पार्टियां तो अपने ख़त्म हो गई हैं और इन्होंने भी परिवारवाद ये सब उसमें चला जाए। और जितने भी कांग्रेस है ये गांधी शरणम जय पार्टी है,
देश के बारे में उनका कोई सोच नहीं है। और चाइना से जो इनका वो था ना राजीव गांधी फाउंडेशन, उसके नाम पे चाइना से इन्होंने वो लिया, उसमें डोनेशन लिया। ये चाइना की बजाते हैं, ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की फौज का ये अपमान करते हैं। सरेआम ये टीवी पे दिखाया गया कि यह हमारी हिंदुस्तान की फौज ने पाकिस्तान उनके चाइना के सैनिकों को पीटा, और वो ये कह रहे हैं कि सर हमारे सैनिक ये पिटे हैं। इनको ये समझ में नहीं है ये बोल क्या रहे हैं। ये फौज का जो इन्होंने जिस तरह से मनोबल गिराने का जो काम करते हैं, इनमें बिल्कुल वो नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये देश का जो भविष्य, ये देखिए हमारे यहाँ ये एक विचारधारा काम करती है जी। अब उस विचारधारा पे चाहे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे, अब ये माननीय मोदी जी बने हैं। हमारी मात्र विचारधारा है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और सिर्फ वो राष्ट्रवाद की बात करती है, राष्ट्रभक्ति की बात करती है। और वो ये कहते हैं कि भाई जिस हिंदुस्तान के अंदर सब लोग रहते हैं, इस देश को अपना माने, इसमें कौन सी गलत बात कहते हैं। तो ये विचारधारा है। ये मोदी जी जब तक हैं तब तक मोदी जी मतलब प्रधानमंत्री रहेंगे, और उसके बाद में कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा वो जब भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, और जो आरएसएस की सोच है, विचारधारा है, उसी पर ये सब लोग काम करते हैं। मैं भी ये स्वयंसेवक हूँ आरएसएस का, तो एक ही विचारधारा काम करती है। और एक उदाहरण भी देना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले मैं टीवी पर देख रहा था, एक वो बाबा साहब का अनुयायी था जो, उसने कहा कि ये देखिए आरएसएस एक विचारधारा से काम करती है। जब अडवाणी जी का प्रधानमंत्री का बनने का नंबर आया तो नहीं बन पाए, और राष्ट्रपति बनने का नंबर बनने का आया तब भी वो नहीं बन पाए। लेकिन इसके बावजूद भी इतने बड़े लीडर ने आरएसएस के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, क्योंकि वो विचारधारा से काम कर नहीं बने तो कोई नहीं। लेकिन अन्य पार्टियों में अगर मंडल अध्यक्ष से भी कोई हटा दिया जाएगा या किसी और हटा दिया जाएगा तो नई पार्टी का गठन कर देता है। तो ये विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की विचारधारा पर काम करने वाली बात है, मतलब काम करती है। और आरएसएस का सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है राष्ट्रीयता का। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। तो ये थे हमारे साथ विधानसभा छावनी विधानसभा से विधायक डॉक्टर GS धनवी, जिन्होंने हमारे हर सवाल का जवाब बड़ी बेबाकी के साथ दिया था। इस तरह के अन्य कार्यक्रमों के साथ देखने के लिए आप जुड़े रहिए प्रातः दर्पण न्यूज के साथ।